जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है और उसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग मुख्यतः दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किस तरह से होता है, कितने दिन का होता है, कौन कौन से हार्मोन यूज होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो कंट्रासेप्शन है यानी गर्भ निरोधक चीजें क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें गर्भ निरोधक होती हैं और उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मुख्यतः चर्चा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है कि जब कोई गर्ल मैच्योरिटी पीरियड में आ जाती है, मैच्योर हो जाती है, या हम ये कहें कि उसकी उम्र जो है वो 13 साल से ऊपर होने लगती है, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें गर्ल्स को ब्लीडिंग फेज से गुजरना पड़ता है। गर्ल्स के वेजाइना से एक ब्लीडिंग निकलता है, ब्लड निकलता है, साथ ही साथ वहां पे म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है। तो ये महीने में एक बार होता है और ये डेट जो होती है वो जनरली फिक्स होती है। ठीक है, तो इस पूरे महीने के साइकिल को ही हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रिपीट होता रहता है, इसीलिए हम इसको साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बेसिकली 4 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज जो है वो है प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा ओवुलेशन फेज और चौथा सिक्रेटरी फेज। ये 4 फेजेस से मिल करके पूरे एक महीने का जो साइकिल होता है, 28 और 30 डेज का जो साइकिल होता है, इन 4 भागों में डिवाइडेड होता है। तो हम एक एक फेज को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें पहला फेज है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज की बात अब करते हैं कि जिस दिन से किसी गर्ल को ब्लीडिंग शुरू होती है उसी दिन से वो मेंस्ट्रुअल फेज जो है स्टार्ट हो जाता है। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है, इस फेज के अंदर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है, ब्लड का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ब्लड निकलता है। इसी प्रोसेस को, ब्लड निकलने वाले प्रोसेस को ही हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसमें म्यूकस का सिक्रीशन भी होता है, म्यूकस भी निकलता है। और जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है यानी अंदर की जो वॉल होती है, जैसे हमने आपको बताया था जो यूट्रस की वॉल होती है वो 3 लेयर की बनी होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो जो इंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है यानी अंदर वाली जो परत होती है वो भी वहां से निकलती है। इसी को हम कहते हैं, ये जो है फेज इसीलिए कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ये कितने दिन का होता है, ये स्टार्ट होने से लेकर के 5 दिन तक का होता है। जिस दिन स्टार्ट होता है वहां से अगर जो हम काउंट करेंगे तो ये 3 से 5 दिन होता है। जनरली जो है वो 5 दिन ये ले जाता है लगभग आपका मेंस्ट्रुअल जो फेज है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होने के बाद में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो गया, ब्लीडिंग अब बंद हो गई है, अब क्या होगा, अब यूट्रस जो है उसी के अंदर सारी घटनाएं होती हैं। यूट्रस जो है वहीं पे ही सारी चीजें होंगी। यूट्रस का स्ट्रक्चर हमने कल देखा हुआ था। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि प्रोलिफरेटिव फेज जो है उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल यानी कि जो ब्लीडिंग फेज था वो अब खत्म हो चुका है। अब प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, इस फेज में जो है जो टूटा है एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो टूटी हुई है उसका रिपेयर होगा, वहां पे ग्रोथ होगा, यानी इंडोमेट्रियम का जो है वो फिर से जो घाव बना है, समझ लीजिए एक तरह से, वो घाव का रिपेयर होगा और वहां पे ग्रोथ होगी। ये कैसे होता है ग्रोथ और ये रिपेयर जो है,
वो एक हार्मोन के जो है इन्फ्लुएंस से होता है। उस हार्मोन का नाम है FSH। हार्मोन का नाम क्या है? FSH, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम लिख लीजिए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कारण ही जो इंडोमेट्रियम होता है, जिसकी वॉल टूट चुकी है, अब उसी का रिपेयर होगा और उसका ग्रोथ होगा। इससे क्या होगा कि कुछ फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, यहाँ पे ओवरी के अंदर ग्रो करेंगे, और ओनली वन फॉलिकल जो है वो डेवलप होगा, जो बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से बुलाएंगे। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर होगा इन द टू ओवरीज। इन द टू ओवरीज का मतलब है कि किसी भी ओवरी में, एक ओवरी में वो मैच्योर होगा। यानी कि देखिए, हमने बताया था आपको दो ओवरी होती हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस महीने जो है वो लेफ्ट वाले ओवरी से एग का रिलीज हुआ था, एग रिलीज हुआ था लेफ्ट वाली ओवरी से। तो अब अगले महीने जो होगा वो राइट वाले ओवरी से एग रिलीज होगा। तो जिसका नंबर आया हुआ होगा उसमें जो है वो ग्राफियन फॉलिकल जो है मैच्योर होगा। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल जो है ये क्या करती है? हार्मोन का सिक्रीशन करती है। यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसी फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, और ये फेज जो है 5 से लेकर के 14वें दिन तक होता है। यानी 5वें दिन तो आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 6th to 13th डे तक का जो पीरियड है, उस पीरियड को हम क्या कहेंगे? प्रोलिफरेटिव फेज कहेंगे। ठीक है, 1 से लेके 5 तक का मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। जिस दिन स्टार्ट हुआ ब्लीडिंग उस दिन से हम जोड़ रहे हैं। यहाँ से 1 से लेके 5 तक मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, और 6 से लेके 13वें दिन तक जो होता है वो आपका प्रोलिफरेटिव फेज होता है। और जो 14वां दिन होता है वो होता है ओवुलेशन फेज। जो 14th डे होगा आपका, 14th डे या कभी कभी 13th डे भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ओवुलेशन फेज। इस दिन जो होता है वो ओवरी से या ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट करता है और वहां से ओवम रिलीज हो जाता है। यानी इस पीरियड को हम कहते हैं ओवुलेशन। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है वो ओवम पैक रहता है। अब चूंकि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो गया है, उसी के साथ साथ उसके अंदर का ओवम भी क्या हो गया है? मैच्योर हो गया है। अब ये जो मैच्योर ओवम है इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ करके निकलता है 14वें दिन, 14th डे में ये निकलता है। और यहाँ पे हार्मोन का कंट्रोल होता है, वो उस हार्मोन को हम कहते हैं एस्ट्रोजन, जो ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा ही निकलेगा, और साथ ही साथ LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम लिख लीजिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। यानी दो आपके हार्मोन FSH और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों निकलते हैं। और LH के इन्फ्लुएंस में क्या होता है? 14वें दिन जो है वो ओवम जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ करके बाहर निकल आता है। तो इस फेज को हम कहते हैं ओवुलेशन फेज। और ओवुलेशन फेज जो होगा वो एक ही दिन का होगा, 14th डे जो है उसी दिन का होगा। उसके बाद आता है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी का मतलब सिक्रीशन होना, इसी को हम क्या कहेंगे? सिक्रीटरी फेज। और ये चलेगा 14th से, यानी 14th भी आप छोड़ दीजिए, 14th तो आपका क्या हो गया? ओवुलेशन वाला डे हो गया। अब 15th से लेकर के 28th डे जो होगा वो कहलाएगा आपका सिक्रीटरी फेज। इसमें क्या होता है? इसमें जो इंडोमेट्रियम की वॉल होती है, यानी यूट्राइन की जो वॉल होगी वो थिकनेस होगी, उसमें थिकनेस जो है वो बढ़ेगी और जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, थिकनेस बढ़ेगी और वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है?
इसको थोड़ा सा आप समझिए कि मान लीजिए एग 14वें दिन निकल गया। एग जब निकला ग्राफियन फॉलिकल से, तब वो अब क्या होगा, वो अब स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड होगा। स्पर्म के साथ जब फर्टिलाइज्ड होगा तो वो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जब बन जाएगा तो वो आएगा इंडोमेट्रियम की वॉल से टच करेगा, या इंडोमेट्रियम की वॉल पे जाकर के लगेगा, इम्प्लांटेशन जिसको हम कहते हैं, इम्प्लांट होगा। और जब वो वहां पे इम्प्लांट हो जाएगा तो अब नरिशमेंट भी चाहिए। तो नरिशमेंट कैसे मिलेगा एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट कैसे मिलेगा? अगर वहां पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तभी तो अच्छे से वहां पे न्यूट्रिशन उसको मिल पाएगा। तो इसीलिए ये जो इंडोमेट्रियम की वॉल होती है ये पूरा सिस्टम पहले बना देती है, यानी कि जो आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बनने से पहले ही वहां पे वो सिस्टम सारा तैयार कर दिया जाता है कि जब फर्टिलाइज्ड हो जाएगा एग तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम उसको नरिश करेंगे, उसको नरिशमेंट देंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। इसीलिए वहां पे क्या करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है ताकि वहां पे अच्छे से नरिशमेंट दे सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे इंडोमेट्रियल एरिया में, ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे। ठीक है, और बिगिन टू सिक्रीट मटेरियल फॉर द नरिशमेंट, यानी नरिशमेंट करने के लिए वो मटेरियल का सिक्रीशन करेंगे। इफ इट हैपेंस टू गेट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा तब की बात है। नरिशमेंट कब होगा, जब नरिशमेंट कब दिया जाएगा, जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तभी ना दिया जाएगा। नहीं तो अगर जो मान लीजिए एग नहीं फर्टिलाइज्ड हुआ तब क्या किया जाएगा, तब तो भाई कोई काम ही नहीं है नरिशमेंट देने का, तो फिर उससे क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो फिर से तोड़ने को फिर वो आ जाएगा हमारे कहाँ पे, मेंस्ट्रुअल फेज में। वही जो बना दिया गया था, जो थिकनिंग हो गई थी, जो नरिशमेंट के लिए वहां पे ब्लड वेसल्स बना दिए गए थे, अब उन्हीं ब्लड वेसल्स को फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने से क्या होगा कि ब्लड निकलेगा। ठीक है, ब्लड ऊज आउट होगा, वहां से ब्लड आएगा। तो इसीलिए जो है वो फिर से जो है चला जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज में और फिर बनेगा। तो ये चक्र जो है वो बार बार चलता रहता है, हर महीने चलता रहता है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे इसको। फिगर ये देखिए, ये फिगर जो है 1 से लेके आपको 28-29 दिन तक का ये बनाया गया है फिगर। यहाँ पे जो है आपका क्या है, दिन है। ठीक है, और ये जो आपको नीचे वाला सबसे पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन है आपका इंडोमेट्रियम की स्थिति, कि इंडोमेट्रियम की स्थिति कैसी होगी ये दिखा रहा है। तो अभी हमने बताया था आपको कि जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा वहां से लेकर के 5वें दिन तक, 3 से 5 दिन तक जो है वो ब्लीडिंग का समय होता है। ठीक है, तो इस समय क्या है कि इंडोमेट्रियम टूट करके तोड़ा जा रहा है, इंडोमेट्रियम तोड़ करके जो है वो एकदम लो लेवल पे ला करके रख दिया गया है, और तोड़ने से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। ठीक है, ब्लीडिंग करेगा। अब 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक की बात करें, यहाँ पे जो तोड़ दिया गया है उसका रिपेयर किया जाएगा, ग्रोथ किया जाएगा। अब यहाँ पे रिपेयर किया गया और ग्रोथ किया गया 13वें दिन। और 14वें दिन जो होगा वो क्या होगा कि ओवुलेशन वाला फेज होगा, तो एग निकलेगा बाहर। ठीक है, एग बाहर निकलेगा, और उसी के बाद यानी 15वें दिन से लेकर के आपके 28वें 29वें दिन तक क्या होगा, इसकी ग्रोथ और ज्यादा की जाएगी, ब्लड वेसल्स की सप्लाई और ज्यादा की जाएगी, ताकि जो एग फर्टिलाइज्ड होके आएगा, जाइगोट आएगा, उसको ये नरिशमेंट दे सके। इसलिए अब मान लीजिए एग नहीं फर्टिलाइज्ड हुआ तो फिर क्या है, इनका काम है, इनका काम नहीं है। तो इनका काम नहीं है तो फिर इनको तोड़ना पड़ेगा, फिर से नॉर्मल स्थिति में लाना पड़ेगा। तो यहीं से फिर से देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट होगी, यहीं से फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी इसको जो है अब तोड़ने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तोड़ने का जो टाइम है वो चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडोमेट्रियम की स्थिति। ऊपर हम आते हैं, ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पे
ओवरी से निकलने वाले हार्मोन की स्थिति देखते हैं कि किस डेट में कितना कंसंट्रेशन होता है। तो जो इनिशियल फेज होता है, यानी जब मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि मेंसेस जब होगा, यानी ब्लीडिंग जब हो रही होगी, तो उस समय दोनों हार्मोन का जो लेवल होगा वो लगभग सेम होगा, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का जो लेवल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अचानक से 14वें दिन जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो अचानक से क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जब ये बढ़ जाएगा तो ये ओवुलेशन करवाएगा। अचानक से जब ये बढ़ जाएगा तो क्या करवाएगा, ओवुलेशन करवाएगा, यानी एग निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो ल्यूटियल फेज यानी सिक्रीटरी फेज में सबसे ज्यादा बना हुआ है। ल्यूटियल फेज जो है यहाँ पे ये सबसे ज्यादा आपको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, जबकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ओवुलेटरी जो फेज होता है वहां पे सबसे ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, अब हम बातें हैं ओवेरियन जो इवेंट होते हैं वो कैसे हो। जब आपका मान लीजिए मेंसेस हो रहा है, इधर मेंसेस चल रहा है, ठीक है, मेंसेस चल रहा है, तो किसी दूसरे वाले ओवरी में क्या हो रहा है कि कोई फॉलिकल जो है, कोई एग ओवम जो है वो अब ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ करेगी तो उसके ऊपर कई लेयर सेल की जमा होती हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। तो अब ये जब धीरे धीरे बढ़ती है तो मेच्योर फॉलिकल, ये जो फॉलिकल है वो मेच्योर हो जाती है, और जो व्हाइट पार्ट आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, ओवा है, यानी ओवम है। व्हाइट पार्ट आप जो देख रहे हैं वो क्या है, ओवम है। ठीक है, तो इस पूरे फॉलिकल को, मेच्योर जो फॉलिकल है, इस फॉलिकल को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल, और जैसे ही 14th डे आएगा इस ग्राफियन फॉलिकल को ये जो एग है ये तोड़ करके बाहर निकल आएगा। यानी 14वें दिन क्या होगा कि ये जो है ओवुलेशन पीरियड में आ जाएगा, यानी ओवुलेशन हो जाएगा, यानी कि ओवा जो है, ओवम जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ करके बाहर निकल आई है। यहाँ तक समझ में आया। तो जब ये तोड़ के निकल आएगी तो इसका रिमेनिंग जो पार्ट बचा होता है, यानी इस ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है एग ओवम को छोड़ करके, उस पार्ट को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का सिक्रीशन करता है। किसका करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का। कार्पस ल्यूटियम कब बन रहा है, कार्पस ल्यूटियम बन रहा है आपके 14वें दिन के बाद। ठीक है, 14वें दिन तो ओव्यूलेशन हो गया, अब 14वें दिन के बाद यानी 15वें दिन वो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल हाई हो रहा है वो ड्यू टू किसके हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया, देखिए हाई हो गया है। ठीक है, अब ये ग्राफियन जो कार्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, धीरे धीरे डिग्रेड। जब जैसे जैसे धीरे धीरे डिग्रेड होगा वैसे वैसे जो है आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो अब फिर से जो है वो क्या हो रहा है कि ये एग अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो ये चीजें फिर से, यानी फिर से ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम ओवरी के इवेंट के बारे में भी देख लिए। उसके बाद जो पिट्यूटरी हार्मोन है उनका लेवल भी हम देख लेते हैं। तो पिट्यूटरी हार्मोन में FSH और LH दोनों, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन का जो कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा जो है वो 14वें दिन होता है, 14th डे में होता है, और इसी के कारण ही ओवुलेशन होता है। यानी LH हार्मोन और एस्ट्रोजन के दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, आपका ओवुलेशन होता है। अब हम एक बार ओवरी की तरफ और देख लेते हैं। ओवरी में क्या है कि हमने देखा था ओवरी कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ओवरी में क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये एग है, एक छोटा सा क्या है, एग है, छोटे छोटे ये क्या है, एग है, ओवम है। तो ओवम के चारों तरफ जो है छोटे छोटे सेल्स आकर के जमा हो जाते हैं, इसे ही हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। और अब ये धीरे 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 क्या होगा, बड़ा होगा, और जो बड़ा हो जाएगा, पूरा मेच्योर हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। देखिए ग्राफियन फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल से जो एग वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये ओवम जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से यानी ओवरी से निकल जाएगा तो जा करके फिर क्या हो जाएगा,
जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें चला जाएगा, ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, लेकिन जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है वो अब क्या बना देगा, वो कार्पस ल्यूटियम बना देगा। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा और धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। तो ये घटनाएं जो है वो महीने भर चलती रहती हैं और हर महीने रिपीट भी होती हैं, इसीलिए इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मंथली साइकिल भी इसको हम लोग कहते हैं। और ये घटना सिर्फ फीमेल में होती है और ये मेच्योरिटी पर, जब गर्ल्स मेच्योर हो जाती हैं उस समय जो है ये होती हैं, ये घटनाएं स्टार्ट होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस, तीनों फिटनेस होनी चाहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी। फिजिकल का मतलब यह है कि आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से फिट होनी चाहिए सेक्स के लिए, साथ ही साथ मेंटली भी आप पूरी तरह से फिट होने चाहिए ताकि आप अच्छे से सेक्स कर सकें। दूसरी चीज होती है सोशल फिटनेस, आप सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए भी आपको कोई भी काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रेम व्यवहार को सड़क पर ही शो करते रहेंगे, उसको दिखाते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसे हम सोशल फिटनेस नहीं कहेंगे और साथ ही साथ ये मेंटल फिटनेस भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहलाता है कि जब किसी व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल और सोशल फिटनेस हो जो लीड टू ए रिस्पॉन्सिबल, सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, यानी वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सेफ और पूरी तरह से सेटिस्फाइंग जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ जिसके पास होगी वही जो है उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाएगा कि बेस्ट है। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये हमको नॉलेज भी देता है। नॉलेज किन किन चीजों के बारे में देता है, ये अवेयरनेस देता है बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को रिगार्डिंग फर्टिलिटी रेगुलेटिंग मेथड, यानी फर्टिलिटी जो रेगुलेटिंग मेथड्स हैं कि आपके पास कितने बच्चे होने चाहिए और बच्चे कब कब होने चाहिए, क्या उनकी एज होनी चाहिए, तो ये सारी चीजों की जो मेथड्स हैं, इनमें जो अप्लाई किए जाते हैं मेथड्स, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों में जो है अवेयरनेस जो है फैलाने के लिए या अवेयरनेस के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की शिक्षा भी जरूरी है। साथ ही साथ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनके नंबर में जो है वो रिडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शादी किए हैं तो 12 बच्चे 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ताकि अब देखिए रिडक्शन होगा, जब बच्चों का नंबर में रिडक्शन होगा, 2 बच्चे रहे, 1 बच्चे रहे, तो उससे क्या होगा कि आप उस बच्चे का देखभाल अच्छे से कर सकते हैं और अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं, ताकि वो बच्चा अच्छे से पढ़ सके, उसको जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर सके। तो इसके बारे में भी हमको यहाँ पे एजुकेट किया जाता है। प्रिवेंशन फॉर द कैचिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो सेक्स के कारण से डिजीज ट्रांसमिट होता है एक दूसरे को, ये डिजीज जो है इसको रोकने के लिए भी हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव एजुकेशन की बात जो है वो कराई जाती है कि अगर हम इसके बारे में अवेयर रहेंगे तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं इनके जो है होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जो है, जो सेक्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी हम अच्छे से जान सकते हैं और जब अच्छे से जानेंगे तभी उनका हम ट्रीटमेंट कराएंगे और तुरंत ही करा लेंगे, पहले ही करा लेंगे। नहीं तो बहुत लोग होते हैं जिनको जानकारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं होती है, तो ओझा सोखा और तांत्रिक के चक्कर में पड़ करके उनका रोग जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा उनको नुकसान हो जाता है। नीम हकीम के चक्कर में भी लोग पड़ते हैं, जिसके कारण से उनका बहुत ज्यादा
आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की हानि होती है, दोनों तरह से उनका नुकसान होता है। तो दूसरी बात आती है आपकी कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन का मतलब होता है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक का यहाँ पे मतलब हो गया कि मान लीजिए हम 2 ही बच्चे चाहते हैं, हम आगे बच्चे नहीं चाहते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको भी अच्छे से ही जीना चाहते हैं, तो वहां पे हमको ये कंट्रासेप्शंस की जरूरत पड़ती है। यानी प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है उसके प्रिवेंशन के लिए जो भी यूज होता है उसे हम कंट्रासेप्शन कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन, और द टेक्निक यूज्ड इन प्रिवेंटिंग द occurrence ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन कौन से हैं इनके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो है वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब है ड्यूरिंग सेक्स या ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो है वो हम इनको एक बैरियर के रूप में यूज करते हैं, जिससे कि दोनों के स्पर्म और ओवा नहीं मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, जिससे कि अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होगी वो नहीं हो पाएगी। केमिकल मेथड्स में आएगा कि हम किसी भी ओरल पिल्स यानी दवाई का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। कुछ मैकेनिकल चीजें हैं जैसे इंट्रा यूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, तो ऐसे डिवाइसेस हम अपने बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं जिससे कि हमको प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है। और सबसे लास्ट में जो है वो सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड का मतलब हो गया कि ऑपरेशन कराना, यानी कि ऑपरेशन अगर मेल फीमेल दोनों करा लेते हैं तो भी वहां पे जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर या 0 हो जाते हैं। तो हम एक एक मेथड को और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बैरियर मेथड के बारे में। तो बैरियर मेथड जो है क्या क्या है, तो उनमें आएगा सबसे पहले आपका कॉन्डोम। ये कॉन्डोम जो है एक लेटेक्स का बना हुआ शीट होता है, एक कवरिंग होती है जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन या पेनिस के ऊपर ड्यूरिंग सेक्स जो है वो वियर किया जाता है, पहना जाता है। और जब आपका स्पर्म बाहर निकलता है तो स्पर्म जो है वो इसी एरिया में जाकर के कलेक्ट हो जाता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो वेजाइना के अंदर पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, मेल और फीमेल गैमीट के मिलने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है, जिससे अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उससे हम निजात पा सकते हैं। ये जो कॉन्डोम होता है ये बेसिकली मेल के लिए बना हुआ है, लेकिन अब जो है फीमेल कंडोम भी आ गए हैं। फीमेल कॉन्डोम भी यहाँ पे अब मौजूद हैं, फीमेल भी कॉन्डोम का यूज कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो डिवाइस है वो है सर्वाइकल कैप। ये जो है एक रबर का निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सर्विक्स के ऊपर, जैसे हमने पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा था, तो यूट्रस के नीचे का जो नैरोवर पार्ट होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। अगर ये जो निप्पल की तरह होता है, ये क्या होता है कि सर्विक्स पे इसको ले जाकर के लगा दिया जाता है, इसको फिट कर दिया जाता है, और उससे क्या होगा कि स्पर्म अंदर की तरफ यानी कि यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ वो नहीं जा पाएगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ये देखिए, ये जो है आपका सर्वाइकल कैप है। तो यहाँ पे जो सर्विक्स वाला रीजन है यही कैप जो है इसको लगा दिया गया है, ताकि जो है स्पर्म इस यूट्रस से होते हुए जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे ना जा पाए, अंदर ये जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, स्पर्म जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम भी जो है वो सर्वाइकल कैप की तरह ही होता है। ये रबर का सीट होता है, इसके ऊपर एक जो है फ्लेक्सिबल मेटल का या स्प्रिंग का रिंग लगा होता है, मार्जिन होता है, जो कि वेजाइना के अंदर ये फिट किया जाता है। ये क्या होगा, इससे जो है ये भी स्पर्म को अंदर जाने से रोकता है। दूसरे जो डिवाइसेस हैं वो हैं आपके इंट्रा यूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD या सिंपली इसको IUD भी जानते हैं।
ठीक है। अब ये जो है प्लास्टिक के हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं, या प्लास्टिक और मेटल का कॉम्बिनेशन दोनों का हो सकता है, और ये जो है यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, यूट्रस के अंदर लगाया जाता है। यहाँ पे जो कंट्रासेप्शन है यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए ऐसा काम किया जाता है। इसमें सबसे जो कॉमन टाइप है वो है आपका कॉपर टी। कॉपर टी जो है वो क्या होता है, ये देखिए कॉपर टी है, कुछ इस तरह से टी आकार का दिखाई देता है। ये कॉपर टी जो है वो वेजाइना के रास्ते से ये यूट्रस में ले जाकर के इम्प्लांट कर दिया जाता है। वेजाइना के रास्ते ये यूट्रस में ले जाकर के इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब ये कैसे रोकता है, कैसे रोकता है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो कॉपर लगा होता है या कॉपर का वायर जो होता है, ये क्या करता है, जब स्पर्म अंदर की तरफ जाता है यानी कि यूट्रस में जब स्पर्म पहुंचता है, तो चूंकि यहाँ पे बहुत सारा कॉपर होता है, तो कॉपर क्या करता है कि वो स्पर्म को किल कर देता है। स्पर्म जितने भी अंदर जाएंगे वो सारे के सारे स्पर्म किल हो जाएंगे। जब सारे स्पर्म मर जाएंगे तो ये फैलोपियन ट्यूब में जा ही नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। दूसरा होता है इम्प्लांट्स, ठीक है। ये इम्प्लांट्स क्या होता है, ये सब डर्मल डिवाइसेस होते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे जो हैं आपके 5-7 डिवाइसेस एक साथ लगाए जाते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन का प्रोवाइड करता है। ये आप बॉडी के किसी पार्ट में जो है स्किन के नीचे ये इसको लगा दिया जाता है, स्किन के नीचे इसको लगा दिया जाता है, और ये रेगुलेटिंग मेथड से यहाँ पे सेल्फ रेगुलेट होता है। टाइम टू टाइम जो है वो हार्मोन आपके बॉडी में या मेडिसिन आपके बॉडी में पहुंचाती रहती है, जिसके कारण से आप जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाए रहते हैं। उसके बाद आता है केमिकल मेथड। जो कंट्रासेप्शन का केमिकल मेथड है वो उसमें सबसे मेजर जो है वो है ओरल पिल्स। ये महीने भर की टेबलेट जो है, कुछ इस तरह से टेबलेट आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरह की टेबलेट होती है महीने भर की। इसको पर डे खाया जाता है। डे 1 से लेकर के देखिए ये पूरा दिन का यहाँ पे बना हुआ है, 28 दिन का पूरा बना हुआ है। तो ये इस तरह से इसका कंजप्शन है, जिस तरह से यहाँ पे एरो भी लगाया गया है, तीर भी लगाया गया है कि कैसे कैसे आपको खाना है। तो 28 दिन तक, 1 से लेकर के 28 दिन तक का ये टेबलेट बना हुआ होता है। सहेली जो है ये इंपॉर्टेंट है। सहेली एक जो है जैसे मालाडी भी है, और साथ ही साथ एक गोली बनाई गई है सहेली। ये बनाया गया है हमारे इंडिया में, और इसका जो है ये हमारे लखनऊ में है। लखनऊ में CDRI, लखनऊ में कौन सा है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहीं पे ये कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सहेली जो कंट्रासेप्टिव पिल्स है ये कहाँ पे बनाया गया है, या ये कहाँ पे इसका मतलब फॉर्मेशन किया गया है। तो CDRI में किया गया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स का मतलब है कि ऐसे पिल्स जो जैसे ऐसी दवाइयां भी हैं कि जैसे आपने कभी इन सब का यूज नहीं किया, किसी भी तरह का कंट्रासेप्टिव का यूज नहीं किया है, और आप नाइट में सेक्स किए हैं और सुबह में आप चाहते हैं कि कोई हम ऐसी दवा खा लें कि जो स्पर्म है वो किल हो जाए या अनवांटेड जो प्रेगनेंसी हो वो ना हो। तो इस तरह की भी दवाइयां हैं, जैसे आई पिल्स, ये आप देख रहे हैं आई पिल्स, आई कैन, ये दवाइयां हैं। कुछ क्रीम है, ये कंट्रा जेल है, अगर जेल का उपयोग करते हैं तब भी वहाँ पे स्पर्म मर जाते हैं। और कुछ फोमिंग टेबलेट्स भी आते हैं, ये देखिए फोमिंग टेबलेट है, ये वेजाइना के अंदर ऐसे इम्प्लांट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, जिसके कारण से जो स्पर्म होंगे वो सारे के सारे स्पर्म वहाँ पे मर जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीजों का उपयोग किया जाता है केमिकल मेथड का। और सबसे लास्ट जो मेथड है वो आपका है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, वैसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है वो पुरुषों में किया जाता है। पुरुषों में जो वास डिफरेंस है, यानी कि जो टेस्टिस से निकला हुआ ट्यूब है, इस ट्यूब को दोनों तरफ से काट करके और वहीं पे नॉट मार दिया जाता है, यहीं पे गांठ बना दिया जाता है, ताकि
स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा, यहाँ पे स्पर्म का टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और ये जो है वो फर्दर रिलीज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, रिलीज नहीं होगा, स्पर्म निकलेंगे ही नहीं। तो स्पर्म नहीं निकलेंगे तो जब वहां पे अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी न के बराबर रहेंगे। ये पहली चीज हो गई, इसे हम वैसेक्टोमी कहेंगे। अगर जो मेल का अगर जो हम ट्यूब काटते हैं, वास डिफरेंस काटते हैं और काट करके उसको गांठ लगा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। उसी तरह से ट्यूबेक्टोमी जो है वो जब फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है उसे हम काट करके जब हम नॉट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए पुरुष के द्वारा स्पर्म जो है वेजाइना में डाला गया, और अब ये स्पर्म जो होंगे वो अब मूव करके कहाँ जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इसी प्लेस पे होगा, यहाँ पर ही होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो जब तक यहाँ पे स्पर्म जाएगा नहीं मूव करके तब तक नहीं हो सकता है, और यहीं पर ही काट करके इसको बांध दिया गया है। तो अब ये स्पर्म यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो ये भी सर्जिकल मेथड है, ऑपरेशन करना पड़ता है इसमें, तो ऑपरेशन करके ये काम किया जाता है, इसी को हम कहते हैं सर्जिकल मेथड। मेल में हम इसको वैसेक्टोमी कहेंगे और फीमेल में इसको हम ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। इसमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, कुछ डिजीज है और उनका कॉज जो है वो किसके कारण होता है ये आपसे पूछा जाता है। तो पहला जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो है गोनोरिया। गोनोरिया जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरिया। ठीक है, ये नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा है आपका सिफिलिस, ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपेनोमा पैलिडियम। ट्रिपेनिमा पैलिडियम नाम है इसका। और तीसरा जो सबसे कॉमन जो है वो रोग है वो है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये जो है वायरस से कॉज करता है। ये दोनों देखिए बैक्टीरिया से थे और ये वायरस से कॉज होता है, HIV वायरस है, वायरस का नाम HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ये 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में हमने बता दिया। ऐसा नहीं 3 ही है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इतना ही बहुत है। तो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।